आप में से कुछ लोग शायद थंबनेल देख के ऑफेंड हो गए होंगे, लेकिन मेरे पास आप सबके लिए एक सवाल यह है कि आप अपने पूरे दिन में सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी 3 एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट है जिनको आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल आजकल करते हैं। और जो मेजोरिटी है उसका आंसर यही 3 ऐप या यही 3 वेबसाइट होने वाली है। या तो आप व्हाट्सएप यूज करते होंगे, या आप इंस्टाग्राम, या फिर आप यूट्यूब। मैक्सिमम बच्चों की जो टॉप प्रायोरिटी है इन्हीं में से होगी। अब मेरा अगला सवाल यह है कि क्यों हम इनको इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि यहां पे हमें इन ऐप के लिए एडिक्शन क्रिएट हो चुका है। जो भी हमें चाहिए एंटरटेनमेंट वो यहां पे प्रेजेंट है, और वहां पे और वो हमें कैसे मिल रहा है, फ्री में भी मिल रहा है। और अगर ये चीज हमें फ्री में मिल रही है तो क्या कंपनियां पैसे नहीं बना रही है? देखो, कंपनी तो पैसा बना रही है। किससे बना रही है? आपके समय से बना रही है। आपका जो टाइम है, जितना ज्यादा टाइम आप किसी ऐप या किसी वेबसाइट के ऊपर इन्वेस्ट करोगे, उतना ज्यादा पैसा वो कंपनी बनाएगी। कैसे? ऐड के थ्रू। जितने ऐड को ऐड दिखाए जाएंगे उतना पैसा वो कंपनी बनाती जाएगी। अब आप बोलोगे भैया व्हाट्सएप में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो अभी उस केस को इग्नोर करते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप का दूसरा मॉडल है जिससे वो पैसे क्रिएट करते हैं। अब मैं बात करता हूं कि ऐसा ये वेबसाइट क्या कर रहे हैं कि हमें इतना एडिक्शन क्रिएट हो गया है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे हमें वही वीडियो या वही रील सजेस्ट होती है जिन फील्ड में हमें इंटरेस्ट होता है। कभी हम फुटबॉल देख रहे हैं तो हमें फुटबॉल की रील आने जाती है, फुटबॉल की वीडियो। कभी हम देख रहे हैं क्रिकेट तो क्रिकेट की रील। आजकल ओलंपिक चल रहा है तो हर किसी के फील्ड में ओलंपिक होगा। बीच में अंबानी जी की शादी थी तो हर किसी के रील में अंबानी जी छा रहे थे। तो ये सारी चीजें हो कैसे रही हैं? उसको एल्गोरिथम को पता कैसे चल रहा है कि मुझे इसको किस टाइप का चीजें दिखाने हैं, और ताकि ये ज्यादा से ज्यादा समय यहां व्यतीत करे। कोई तो एल्गोरिथम पीछे बैकएंड में यूज हो रही होगी। हाँ जी, कोई ना डेटा स्ट्रक्चर जो यूज हो रहा होगा, जो आपको रील दिखा रहा है, रील पे रील स्क्रॉल किए जा रहे हो, आपको इनफाइनाइट डेटा दिखाया जा रहा है, इनफाइनाइट रील दिखाया जा रहा है। हाँ जी, तो मैं आज आपको यही बताने वाला हूं कि भाई आपका जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम है वो कितना इंपॉर्टेंट है आपकी डेवलपमेंट की जर्नी में। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे यार भैया हमने डेवलपमेंट कर रखा है और हमने ब्लॉकचेन भी पढ़ा है, हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी पढ़ी है, लेकिन हमें आज तक ऐसा कभी इतना ज्यादा यूज केस लगा ही नहीं डीएसए का कि हम बहुत तगड़ी एल्गोरिथम, बहुत तगड़ी डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देखो, ऐसा बिगनर शायद आप यूज ना कर रहे हो, मैं आपको सीधा बता रहा हूं। लेकिन आपके अंदर अगर वो क्यूरियोसिटी नहीं है जानने की तो आपके लिए दिक्कत है। और वही नहीं, आपके साथ एक दिक्कत और है। आप खुद देखिए, धीरे धीरे जैसे जैसे लाइब्रेरीज आ रही हैं, फ्रेमवर्क आ रहा है, तो हमारे जो कोड लिखने का एक्सपीरियंस है वो और बेटर होते जा रहा है। और समय के साथ क्या होगा कि हमें बहुत ही कम कोड लिखना पड़ेगा किसी भी वेबसाइट, किसी भी चीज को डेवलप करने के लिए। सोचो, एक टाइम पे लोग बाइनरी लैंग्वेज में कोड लिखते थे और आज हम एआई की हेल्प से भी कोड लिख पा रहे हैं। लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं? हाँ जी। अब वो समय भी आएगा जब हम ऑप्टिमाइज वे में कोड लिखेंगे कि इतना कम कोड लिखना पड़े कि हमारी सारी चीजें आराम से कंप्लीट हो जाए। अब वहां पे किसी टाइप के इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी जिसको पता होगा कि बिहाइंड द सीन ये चीज काम कैसे कर रही है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, डैश.js, इवन बैकएंड पढ़ लिया होगा, एपीआई कैसे काम करती है, डेटाबेस कैसे काम करता है, लेकिन आपको पता ही नहीं वहां पे एट द एंड डीएसए क्या कैसे इस्तेमाल हो रहा है, कैसे वो चीजें इस्तेमाल हो रही है। इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। अब देखो, इसके ऊपर 5 से 6 घंटे का बहुत बड़ा वीडियो बन सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं पहले मैं आपको 1-2 चीजें बता दूं कि फ्रंट एंड में कैसे यूज हो रहा है, आपको बता दूं यार बैकएंड में कैसे यूज हो रहा है, और आपको बता दूं कि भैया डेटाबेस में भी यूज हो रहा है डेटा स्ट्रक्चर कैसे। तो आज की वीडियो में मैं आपको वही कवर करने वाला हूं। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम अपना जो हमारा नेक्स्ट एक बड़ा धमाका हम लाने वाले हैं, नेक्सस, जो आ रहा है 15 अगस्त को सुबह 11 बजे, उसका एक प्रोमो देखते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम डीएसए को इस्तेमाल करते हैं फ्रंट एंड पे, 1-2 एग्जांपल की हेल्प से। सबसे पहले मैं एक बेसिक सा एग्जांपल उठाऊंगा। आप में से हर किसी ने HTML पढ़ी है, छोटा सा एक कोड है। इसको अगर मैं रन करता हूं तो ये आउटपुट में मुझे ये लाके दे देता है कि दिस इज अ हेडिंग, दिस इज अ पैराग्राफ। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि कैसे वो इस कोड को इसमें कन्वर्ट कर रहा है, तो क्या आपके पास आंसर है कि मेरे ब्राउजर को कैसे पता है कि उसको इसको डिस्प्ले कराना है कि दिस इज अ हेडिंग और दिस इज अ पैराग्राफ को उसको डिस्प्ले कराना है। भैया वो क्या करेगा, जो मेरे पास HTML फाइल है
उसको रीड करना स्टार्ट करेगा और ये आउटपुट में दे देगा। देखो, उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जब भी आप मान लो C++ में कोड लिख रहे हो, जावास्क्रिप्ट में लिख रहे हो, जावा में लिख रहे हो, जब भी आप वहां पे कोई कोड लिखते हो तो वहां पे आपके पास क्या होते हैं, कुछ वेरिएबल वगैरह होते हैं। हाँ जी, कोई एरे आप डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हो, है ना, तो वहां पे हमारे पास कुछ डेटा होते हैं। उसके बाद मैं उस प्रोग्राम को रन करता हूं। जब मैं प्रोग्राम को रन करता हूं वो कहां जाता है, मेरे रैम के अंदर जाता है और फिर जाके वो एग्जीक्यूट होता है। और अगर उसको रैम के अंदर जाना है तो मुझे उसको कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा, या तो मैं वेरिएबल में रखूं या किसी एरे में रखूं, किसी ना किसी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर मुझे उसको रखना पड़ेगा, तभी वो क्या हो पाएगा, रन हो पाएगा। सेम यहां पे भी होता है कि अगर मुझे इस प्रोग्राम को रेंडर करना है या रन करना है, ठीक है, इन मेमोरी लेके जाना है, तो भैया इसको किसी ना किसी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर रखना पड़ेगा। क्लियर। और यहां पे आपने उसका नाम सुना होगा जिसको हम कहते हैं क्या, डॉम, कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, कि उसको हम एक ट्री लाइक डेटा स्ट्रक्चर से शो कराते हैं और पहले हम उसको इसमें कन्वर्ट करते हैं और ये रेंडर होता है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं, इसको हम रन करते हैं और उसके बाद जो हमें डिस्प्ले होता है जो आपने अभी देखा था, ये इसके बिहाइंड द सीन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास मैं ये पूछ सकता हूं कि क्यों वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करता है। इस सिर्फ मैंने आपको एक दिखा दिया कि भैया कुछ ऐसा वो दिखता है। जब मैं आपको इन फ्यूचर एचटीएमएल पढ़ाऊंगा वहां पे इसको इन डेप्थ समझेंगे कि वैसे क्या विंडो होता है, क्या डॉक्यूमेंट होता है, किस टाइप से रिलेशनशिप होते हैं, कैसे ये पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप है, ये डॉम ट्री उसके लिए कैसे बिल्ड होता है, वो हमारा फ्यूचर का डिस्कशन होगा। लेकिन अगर आपको पता है कि हाँ डॉम हम ड्रॉ करते हैं तो हम अब उससे आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन ये होगा कि क्यों हम यहाँ पे एरे को यूज नहीं करते हैं। एरे भी तो डेटा स्ट्रक्चर है, जो इंफॉर्मेशन यहां पे स्टोर है उसको मैं एरे के अंदर भी तो स्टोर करा सकता हूं। अब देखो एरे के अंदर स्टोर क्यों नहीं कराते, बहुत सारे रीजन इसके होते हैं। मान लीजिए इन फ्यूचर मैं चाह रहा हूं कि दिस इज अ हेडिंग मेरी वेबसाइट पे शो ना हो, तो मैं क्या कहूंगा कि मुझे अपने कोड से इसको हटाना पड़ेगा, है ना। हाँ जी, उसको हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से वगैरह से हटा सकते हैं। क्लियर, मतलब जिसको हम कहते हैं डॉम मैनिपुलेशन। अब मान लो मुझे इस फोर्थ वाले को हटाना है, ये वो 4 जो उसको दर्शा रहा है उस लाइन को। क्लियर। अब अगर मैं उसको एरे में लेता और 4 को हटाता तो मुझे यहां पे क्या करना पड़ता, 5 6 7 8 को भी आगे मूव करना पड़ता। ठीक, यहां पे क्या हो रहा है, मेरी प्रोसेस नहीं होगी, पहले 4 को हटाया फिर 5 6 7 8 सबको क्या करा, आगे शिफ्ट करा। सेम यहां पे कि अगर मैं यहां पे पहले 4 को ढूंढूंगा और यहां पे सिर्फ मुझे उसको डिलीट करने की जरूरत है और कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं इस वाले को डिलीट कर दूंगा और मेरी प्रोसेस खत्म हो गई। यहां पे क्या हुआ कि हमारा कम समय लगा इस वाले काम को करने के लिए, वहीं यहां पे हमें ज्यादा समय लगा। एक तो पहले डिलीट करा, उसे ढूंढ के 4 वाला कॉपी लिखा है, पहले उसको ढूंढा जैसे यहां पे ढूंढा और फिर जाके उसको डिलीट किया और फिर उसके जो पीछे एलिमेंट है उनको आगे मूव आउट कराया। अब यहां पे मेरे पास आपके लिए काउंटर क्वेश्चन और हो सकता है कि क्यों यहां पे पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप, ये तो हमें क्लियर है। क्या मैं यहां पे ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्यों हमने ट्री डेटा स्ट्रक्चर को ही प्रीफर किया। देखो इस टाइप के सवाल आपको पूछने पड़ेंगे खुद से, जब तक नहीं पूछोगे आपको अंदर की चीजें नहीं पता चलेंगी, ये आपको पूछना पड़ेगा। प्रीवियस वीडियो में एक बच्चे ने कमेंट करा था कि भैया जो ट्री जो डॉम होता है और डीएसए का जो ट्री है उसमें बस यही सिमिलरिटी है कि दोनों का नाम ट्री है। नहीं, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, इसके पीछे पूरा सोच समझ के इस ट्री को बिल्ड किया गया है। डॉम को हमने क्यों ट्री फॉर्मेट रखा, उसके पीछे पूरी एक साजिश है। ठीक, हाँ जी। अब ये तो मैंने ले लिया, मैं इसको और इन डेप्थ नहीं जाऊंगा। अब मैं आपके सामने दूसरा एग्जांपल डिस्कस करता हूं। हम में से हर किसी ने रिएक्ट शायद पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं है। जो काम आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं वही काम आप रिएक्ट से भी कर सकते हैं, या फिर जो काम आप रिएक्ट से कर सकते हैं वो आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं। तो फिर हमें रिएक्ट पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये जो हमारा डेवलपर एक्सपीरियंस है उसको बहुत आसान बनाता है। हमें जो कोड लिखना है वो बहुत कम कोड लिखना पड़ता है, बिहाइंड द सीन चीजें कैसे काम कर रही है उनके बारे में हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, इजीली हम कोड लिख सकते हैं। हमें नहीं सोचना पड़ता भैया ऑप्टिमाइज वगैरह कैसे हो रहे हैं, वो खुद रिएक्ट हैंडल करता जाता है। इसलिए लोग रिएक्ट के पीछे इसलिए पागल हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं रिएक्ट ये काम कैसे कर रहा है। आपने सुना होगा रिएक्ट में डॉम, वर्चुअल डॉम, ये वर्चुअल डॉम क्या है, वहां पे वो डिफरिंग एल्गोरिथम क्या है। क्या आपने कभी उसके बिहाइंड द सीन सोचने की कोशिश करी कि जब भी हम चेंजेस करते हैं पहले वर्चुअल डॉम के अंदर करते हैं और फिर अपने रियल डॉम के अंदर चेंजेस करते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्या आपने सोचा कभी। हाँ जी, जब भी मैं रिएक्ट में कोई भी चेंजेस आते हैं अपने कोड में तो वो बैचेस में जाते हैं। ऐसा नहीं आपने एक बटन क्लिक क्या एकदम से आपके पास रिजल्ट आ गया, हाँ एकदम से हमें दिखता है, लेकिन वहां पे बैचिंग प्रोसेस बैचिंग में जाती है। और जब प्रोसेस बैचिंग में जाती है तो वहां पे हम किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, क्या हम क्यों कर रहे हैं या प्रायोरिटी क्यों कर रहे हैं, ये सवाल आपके दिमाग में आने चाहिए। और ये डिफरिंग एल्गोरिथम है क्या जिसके ऊपर इतना ज्यादा काम हुआ है ना। हाँ जी, अब एक चीज मैं आपको बताता हूं यहां पे डीपी का इस्तेमाल कैसे हुआ है।
ये आपके पास एक कोड है रिएक्ट में, इसको समझने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। क्लियर? मैं आपको बस एक काम करके दिखा रहा हूं, ये आपका है। मैं अगर इस ऐड टू डू में क्लिक करता हूं, आप देखो ये क्या काम करने वाला है। अच्छा भैया, इसने यहां पे न्यू टू डू को इंट्रोड्यूस कर दिया। अच्छा, आपको लग रहा है यहां पे कुछ समय लग रहा है, कुछ लैग हो रहा है। अब अगर मैं यही काम सेम आपको यहां पे भी दिख रहा है, हाँ जी, अरे यहां पे तो जल्दी हो जा रहा है, यहां पे तो जल्दी हो जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? भैया इस वाले कोड में टाइम लग रहा है और इसमें नहीं लग रहा है, जबकि सेम टू सेम हो रहा है। तो यहां पे कुछ ऑप्टिमाइजेशन मैंने करा होगा ना, तभी हो रहा होगा ना। ऐसी कुछ नहीं हो रहा होगा कि इतनी जल्दी रिजल्ट आ जा रहा है और यहां पे देखो थोड़ा सा लैग हो रहा है। और यही आपका यूजर एक्सपीरियंस खराब करता है कि भैया जो मेरी वेबसाइट हो वो इतनी रिस्पॉन्सिव हो, फटाफट से काम करे। और यहाँ पे जो हमारे हुक वगैरह हैं, यहाँ पे हम यूज मेमो हुक यूज कर रहे हैं, जो कि हमारे डीबी के कॉन्सेप्ट को ही यूज कर रहा है कि जब भी मैं इस ऐड टू डू में क्लिक कर रहा हूं तो रिएक्ट क्या करता है, इस पूरे कंपोनेंट को फिर से रेंडर करता है, री रेंडर करता है। क्लियर? लेकिन अगर मैंने यूज मेमो हुक यूज किया है किसी पे, मान लो वो हो रहा है इसकी वजह से, मैं आपको दिखा देता हूं, इसकी वजह से रेंडर का मतलब ये है कि वो दोबारा से उसको रीड कर रहा है। ठीक, हाँ जी। यहां पे अगर आप देख पा रहे हो, यहां पे मैंने लिखा एक्सपेंसिव कैलकुलेशन। ये कोड कुछ नहीं कर रहा है, ये 1 से लेके 10 करोड़ तक इस नंबर के ऊपर ऐड कर दे रहा है। अब आप खुद देखो, जब मैं ऐड टू डू में कर रहा था, है ना, हाँ जी, तो ये वाली कैलकुलेशन भी ना फिर से कैलकुलेट हो रही थी, ये वाला कोड भी फिर से चल रहा था। मैं नहीं चाह रहा कि ये कोड फिर से चले, जो इसका रिजल्ट है वो पहले से स्टोर रहे, शायद आपके दिमाग के ऊपर से जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि यूज मेमो हुक के पीछे कौन सी स्टडी यूज हो रही है। यहां पे जो चीजें वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे डीपी का कॉन्सेप्ट है कि जो तुम्हारी प्रीवियस स्टेट है, जो आपका प्रीवियस रिजल्ट है, उसको दोबारा कैलकुलेट मत करो, आपकी साइकिल फालतू में इस्तेमाल होंगी। आपकी जो कंप्यूटेशनल पावर है, मैं चाहता हूं वो कम से कम इस्तेमाल हो। हमारा काम क्या है यहां पे कि भैया मेरा जो कंप्यूटर है वो कम से कम, या फिर जो सर्वर है कम से कम स्पेस ले और कम से कम बार या फिर कम से कम समय में चीजों को एग्जीक्यूट करके दे। अब आप खुद देखो कि ये जो रिजल्ट है पहले कैलकुलेट हो रहा है, अगर मैं इसको फिर से कैलकुलेट करता हूं तो मेरा लॉस ही है ना। इस ऐड टू डू और उसमें तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो इसको मैं दोबारा रन नहीं कराना चाहता, इसलिए हम यहाँ पे यूज मेमो हुक का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहीं पे हमारा मेमोराइजेशन डीबी का इस्तेमाल होता है। ये वन ऑफ द एग्जांपल है बस। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भैया बैकएंड में कैसे इस्तेमाल होता है। थोड़ा बोरिंग हो सकता है, जिनके ऊपर से आ रहा कोई दिक्कत नहीं है। बैकएंड में कैसे इस्तेमाल होता है, आप में से क्या बच्चों ने ऑथेंटिकेशन पढ़ा है? ऑथेंटिकेशन, हाँ जी। ऑथराइजेशन, हाँ जी। हैशिंग, हाँ जी। डिजिटल सिग्नेचर, हाँ जी भैया पढ़ा तो है। क्या आपको पता है वो एक्चुअल में है क्या? अगर मैं आपको बोलूं ये प्राइवेट की, ये पब्लिक की, ये है क्या मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये किसके लिए इस्तेमाल होती हैं? भैया ये इंक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल होती हैं। इंक्रिप्शन, क्या हम डेटा को इंक्रिप्ट कर सकते हैं और डिक्रिप्ट कर सकते हैं? जी बहुत सही है। ये तो आपको पता है, ये इनको जब ये इंक्रिप्शन एल्गोरिथम जब यहाँ पे इस्तेमाल होती है वो कौन सी होती है, कैसे वो डेटा को इंक्रिप्ट कर रहा है। और समय के साथ हमने इतनी सारी इंक्रिप्शन एल्गोरिथम डिस्कवर करी है। वहीं हमारे पास एक होता है हैशिंग, हाँ जी। ये हैशिंग क्या है, क्या हमको पता है? हैशिंग के बिहाइंड कौन सी एल्गोरिथम यूज हो रही है, क्या हमें पता है? जानने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं भी जानोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या आप क्यूरियस इंजीनियर हो? बात वो है। अगर आप नहीं जानोगे तो मान लो आप में से आजकल बहुत सारे लोग ये एल्गोरिथम यूज कर रहे होंगे। फ्यूचर में वो समय भी आएगा कि ये एल्गोरिथम हम इस्तेमाल नहीं करेंगे हैशिंग के लिए, हम इस्तेमाल कर रहे होंगे SHA 512। वो समय भी आएगा, या फिर कोई हो। बस आपको रीजन पता नहीं चलेगा कि मैंने इससे इस पे क्यों किया, क्योंकि आपने ध्यान ही दिया, आपने उस एल्गोरिथम के ऊपर फोकस ही नहीं किया। आप एक ऐसे डेवलपर बनने के पीछे भाग रहे हो जो सिर्फ एक नो कोड डेवलपर है। जी हाँ, आपको सुनने में बुरा लग सकता है, मैं आपको हमेशा ये कह रहा हूं कि समय के साथ जो यूजर एक्सपीरियंस होगा, जो डेवलपर एक्सपीरियंस होगा, वो बढ़िया होता जाएगा। हमें कम से कम कोड लिखना पड़ेगा और वहीं पर वही कोडर चलेगा जिसको बिहाइंड द सीन चीजें कैसे काम कर रही हैं वो समझ आएंगी। ये जो प्राइवेट की पब्लिक की है, ठीक है, ये जो इंक्रिप्शन एल्गोरिथम इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे ये एल्गोरिथम काम कैसे कर रहे हैं, ये एल्गोरिथम हम समझ कैसे पाएंगे, या फिर कंफ्यूजन डिफ्यूजन क्या होता है इन एल्गोरिथम में, वो आपको समझ नहीं आएंगे अगर आप पढ़ोगे नहीं। और वो तभी आएंगे और आप तभी एक अच्छा डेवलपर बन पाओगे, तभी तो आप यार इन चीजों को, इन टॉपिक को समझ पाओगे कि ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन क्या होता है। बस किसी ने बोल दिया कि भैया पब्लिक की से डेटा को इंक्रिप्ट कर दो, प्राइवेट से डिक्रिप्ट कर दो, हो गया काम। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको एक्चुअल में रीजन पता होना चाहिए, यहां पे कैसे प्राइम नंबर के पीछे लोग क्यों पागल हो रहे हैं, वो भी आपके समझ में आना चाहिए। हैशिंग इतनी जगह इस्तेमाल होता है ना, मैं आपको बताऊंगा ना। आपका अपना डेटाबेस होगा, वहां भी इस्तेमाल होता है पासवर्ड को स्टोर करने के लिए। डायरेक्ट हैश हम स्टोर नहीं कराते हैं, हम वहां पे क्या डालते हैं, हम सॉल्टिंग करते हैं। हाँ जी, सॉल्टिंग करते हैं। भैया सॉल्टिंग भी पता है। अब मैं आपको पूछूं, जो सॉल्टिंग आप कर रहे हो वो सॉल्टिंग क्या है, क्या आपको उसके बारे में भी नॉलेज है? देखो, इस तरीके से नहीं सीखोगे, कुछ भला नहीं हो पाएगा।
जिंदगी गुजर जाएगी। मैं आपको यही समझा रहा हूं कि चीजों को पढ़ना, डेप्थ में पढ़ो, उसके बिहाइंड द सीन कैसे चीजें काम कर रही है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा रैंडम नंबर जनरेटर, है ना, कि हम जावास्क्रिप्ट में रैंडम नंबर जनरेट करते हैं, तो क्या मैं उससे ओटीपी भी जनरेट कर सकता हूं? सवाल आना चाहिए। हमें पता है कि हम रैंडम नंबर से कभी भी ओटीपी जनरेट नहीं करते, क्योंकि हमें पता है जो जीएस का रैंडम नंबर है वो भले ही सुनने में रैंडम नंबर है, पर रैंडमनेस उसमें है नहीं। उसको कोई भी प्रिडिक्ट कर सकता है अगर वो थोड़ी बहुत जानता हो कि वो कैसे अपने रैंडम नंबर जनरेट करता है। तो फिर हमने ओटीपी की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, वन टाइम पासवर्ड वाली प्रॉब्लम को, तो उसके पीछे कौन सी एल्गोरिथम यूज हो रही है, वहां पे सीडिंग का कॉन्सेप्ट आता है, वो कैसे इस्तेमाल हो रहा है। देखो, जब तक ये चीजें नहीं पढ़ोगे ना, आपको डेवलपमेंट का मजा नहीं आएगा। अब अगला है कि भाई हम डेटाबेस में इन शक्तियों का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। डेटाबेस में हमें पता है कि हमारे पास एसक्यूएल, नो सिक्वल डेटाबेस होते हैं। क्लियर? नो सिक्वल में आ गया मोंगोडीबी, आजकल बहुत चल रहा है, हर कोई जो मैंने स्टैक पढ़ा है इसके पीछे भाग रहा है। अब जो ये डेटाबेसेस हैं, ये डेटा को कैसे स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप चाहते हो कि भैया जब भी मैं डेटाबेस से रीड करूं तो मैं जल्दी जल्दी डेटा को रीड कर पाऊं, कि वो डेटा किस लोकेशन पर रखा है मैं उसको फटाफट निकाल पाऊं, है ना। तो उसके लिए मुझे यहां पे कोई प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा उसको स्टोर कराने के लिए। तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हम यहां पे इस्तेमाल करते हैं? मान लो आप 20 नंबर को 10 नंबर को स्टोर कर लो, ऐसे आपने अगर रैंडमली कर दिया उनको स्टोर, मान लो आपको फ्यूचर में 3 को ढूंढना है, तो आपको एक एक करके 3 को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इसी डेटा को सॉर्टेड वे में स्टोर करके रखा हुआ है तो आपको कम समय लगेगा नहीं लगेगा? हाँ जी भैया, वहां पे बाइनरी सर्च लगा देंगे। तो वही मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर को यूज करता है। आपने सुना होगा कि भैया B+T को हम इस्तेमाल करते हैं अपने डेटाबेसेस में डेटा को स्टोर कराने के लिए। क्या हर जगह B+T? भाई B+T तो आज तक पढ़ा नहीं है आपने, अपने कोर्स में भी नहीं पढ़ा है। बहुत ही सिंपल है, ठीक। अगर आपने बाइनरी सर्च ट्री, ये सारी ट्री पढ़े, ये भी आपके इजीली समझ आ जाएगा। B+T सिर्फ आपको एक बार देखने की जरूरत है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो क्या हर जगह हर डेटाबेस में हम B+T को इस्तेमाल करेंगे? क्या हम अपने कस्टम ट्री इस्तेमाल नहीं कर सकते, कस्टम डेटा स्ट्रक्चर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से? यहां पे भले ही हमें लग रहा हो कि भैया B+T बेस्ट है, नहीं, अपने खुद के डेटा स्ट्रक्चर हम क्या क्रिएट कर सकते हैं अपने डेटा को स्टोर कराने के लिए, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट शायद ऐसी हो सकती है जहां पे B+T उतना एफिशिएंट ना हो। तो क्या मैं अपने डेटाबेस को उस तरीके से मॉडल कर सकता हूं? बहुत बढ़िया सवाल है। ये जो सिक्वल डेटाबेस होते हैं, इसको लोग कहते हैं ये स्केलेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? पूछो ना क्वेश्चन। हाँ जी। और कौन सी टाइप की स्केलिंग में से दिक्कत आती है? क्या ये वर्टिकल स्केलिंग में दिक्कत आती है या हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में दिक्कत आती है? और वो दिक्कत क्यों आ रही है? क्या ये भी B+T कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है? अगर कर रहा है तो इसको वो दिक्कत क्यों आ रही है? तो इसी तरीके से अगर आप सवाल नहीं पूछोगे तो आप नॉर्मल डेवलपर की ओर जा रहे हो। सिर्फ वो डेटाबेस से कनेक्शन बनाना लाना वो बहुत ही सिंपल काम है मेरे दोस्त, मैं आपको सच बता रहा हूं। अगर आज के समय में आपको लेवल अप करना है तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको छोटी छोटी करके बताई हैं, इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और हैशिंग, ये ऑथेंटिकेशन, ये ऑथराइजेशन, ये क्या होते हैं, कैसे काम कर रहे हैं, इनके एल्गोरिथम को आपको पढ़ना पड़ेगा, ताकि इन फ्यूचर आपको ये भी पता हो कि अगर मेरा कोड काम नहीं कर रहा है या फिर आपकी वेबसाइट वगैरह हैक हो गई तो आपको पता हो रहे यार, कुछ तो पता रहे ये दिक्कत किस चीज की वजह से आ रही है। अब आप में से शायद बहुत सारे बच्चों को शायद यही पता नहीं होगा कि जो आजकल हमारे आईपी एड्रेसेस होते हैं वो 32 बिट के होते थे पहले। हाँ जी, ये 128 बिट क्यों है? सिंपल सा क्वेश्चन है। आप बोले भैया डेवलपमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी आईपी एड्रेसेस को, इसलिए मुझे नहीं पता। देखो यही दिक्कत है, आप जब तक अंदर नहीं घुसोगे आपके दिमाग में चीजें नहीं घुसेंगी। नॉर्मल डेवलपर नहीं बनना है। आज तो मैंने सिर्फ सिंपल चीजें आपको बताई। अब एक चीज अगर मैं आपको करके बताऊं, एक जादू लास्ट, यहां पे मेरे पास ये यूट्यूब है, मैं यहां पे अगर सर्च करना शुरू करता हूं, मान लो अपने नाम को ROH, क्या आ रहा है? ये सजेशन कैसे आ रहे? एक नॉर्मल यूट्यूब बनाना सब बना देंगे। अगर आपको यूजर एक्सपीरियंस अच्छा करना है यूजर का, एक नॉर्मल यूट्यूब तो सब बना दोगे ना कि भैया यहां पे 10 वीडियो शो हो रही है ना। हाँ जी, लेकिन ये वाला इंप्लीमेंट करना, यूजर को सजेशन देना, तो इससे क्या होगा? यूजर एक्सपीरियंस बढ़िया होगा, शायद वो इजीली चीजों को सर्च कर पाएगा। अब यहां पे ये जो आ रहे हैं, ये सजेशन आ रही है, किस वजह से आ रहे हैं? कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यहां पे यूज हो रहा है? यहां पे ट्राई डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है। और कैसा हो रहा है आपको जानना है कि आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी है। अब यहां पे आपके सर्वर में बहुत सारी वीडियोस होंगी। हाँ जी, अब ये वीडियोस का सजेशन मुझे कैसे आ रहा है? ये वाली वीडियोस का, ये मैं देखता नहीं हूं, इनकॉन्ग्रुएंट में चल रहा है कि ऐसा मत सोचो भैया ये क्या क्या कंटेंट देखते रहते हो आप, ठीक है। हाँ जी, तो ये वीडियो का सजेशन कैसे आ रहा है मुझे? यहां पे किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल हो रहा है उसे कैसे पता चल रहा है? यार इसको ना इस टाइप की वीडियो दिखा दे, इस टाइप की वीडियो दिखा दे। भैया यहां पे तो ना AI ML इस्तेमाल हो रहा होगा।
इसलिए पता चलता होगा। तो इसको मुझे जानने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या आपके पास बेसिक दिमाग भी नहीं है कि आप कुछ सोचो कि वो कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं? यहां पे वो सिंपल इस्तेमाल करता है हमारे ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर का। जी हाँ, ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर कुछ नहीं करता। मान लो ये आप हो, ये रोहित है, हाँ जी, और मैंने ये 3 टाइप की वीडियो मैंने यूट्यूब पे जाके देख ली। क्लियर? मैं इसका फ्रेंड हूं, मेरा फ्रेंड है मोहित, हाँ जी, मोहित ने ये वाली 2 वीडियोस देख ली। क्लियर? हाँ जी। अब अगर इन फ्यूचर मुझे इस मोहित को कोई वीडियो रिकमेंड करनी होगी तो मैं इसको इन तीनों में से कोई भी एक वीडियो को रिकमेंड कर सकता हूं, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में फ्रेंड है। रोहित और मोहित फ्रेंड है, तो ये सोचेगा कि भैया अगर ये दोनों फ्रेंड है तो ऐसा हो सकता है कि जो इसको पसंद हो तो शायद वो इसको भी पसंद आ सकता है, तो इसलिए ये इसको ये वाली वीडियो को सजेस्ट कर देगा। अंदर और भी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम यूज होती है, मैं नहीं कह रहा इतना सिंपल होता है, पर आपको पता होना चाहिए कैसे यहां पे ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल हो रहा है, और यही आपके बहुत जगह इस्तेमाल होता है। अब मैं उन एग्जांपल को, कॉमन एग्जांपल को ले रहा हूं कि गूगल मैप, वहां पे सबको पता है ग्राफ यूज हो रहा है, लेकिन क्या आप यहां पे गेस कर सकते थे? और कई ऐसी जगह है जहां पे आप गेस भी नहीं कर पाओगे कि यहां पे ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हो रहा है, और ये सब कुछ ही मैंने अपने डीएसए सिलेबस में कवर किया है, जो कि फ्री है यूट्यूब पे। अब वो समय गया कि जहां पे हम अगर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हमें इन आउट कुछ पता ही नहीं है, सिंपल एक वेब एप्लीकेशन बना के कोई फायदा नहीं है। क्लियर? हाँ जी, आपको वेबसाइट वगैरह बनाई, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन क्यूरियस रहो, ये मत सोचो कि यार वहां पे डीएसए का कहीं इस्तेमाल हो ही नहीं रहा। आप एक अच्छे इंजीनियर बन ही नहीं पाओगे मेरे दोस्त, एक अच्छे इंजीनियर। अब अभी तो मैंने एलएलडी घुसाया नहीं इसके अंदर, कि जब आप स्केलेबल बनाने की अपनी कोशिश करोगे वहां पे और डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल होंगे, और एल्गोरिथम इस्तेमाल होंगे, कैसे वो चीजों को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आज के बाद कोई भी ऐसा कहता है कि भाई नहीं डीएसए यूज नहीं होता, देखो इसके ऊपर मैं 3-4 घंटे की बहुत बड़ी वीडियो बना सकता था जहां पे बहुत सारी चीजों को हम इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन आज मैंने अपने वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचा सिर्फ इसीलिए। अगर आपको देखना है तो आप एक काम करो, मेरी ग्राफ सीरीज को फॉलो कर लो। आपको ग्राफ में इतने सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा कि भैया आप बोलोगे भैया इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है क्या डीएसए का? तो भाई अब वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं। आई होप आपको आज ये क्लैरिटी आ गई होगी कि भैया डीएसए हमें क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ डीएसए, अगर हमें डेवलपमेंट सीखना है आप डेवलपमेंट को बिना डीएसए के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बिहाइंड द सीन क्या चीजें इस्तेमाल हो रही हैं वो भी अगर क्लियर रहती हैं तो ये आपके लिए हमेशा एक एडवांटेज रहने वाली है। आप एक दूसरे कोडर से हमेशा एक स्टेप आगे ही रहोगे। मैं आपको हमेशा कह रहा हूं टाइम इवॉल्व हो रहा है, डेवलपर एक्सपीरियंस इंप्रूव हो रहा है, आपको कम से कम कोड लिखना पड़ेगा। अगर आप कम से कम कोड लिखोगे तो आपको यह पक्का पता होना चाहिए कि बिहाइंड द सीन चीजें कैसे काम कर रही है। अगर कम कोड लिखने का नंबर है तो भैया वहां पे क्या लग जाएगा, जमावड़ा लग जाएगा डेवलपर्स का। अब वहां पर वही खुद को यूनिक बता पाएगा जिसको बिहाइंड द सीन चीजें कैसे काम कर रही है, वही डेवलपर आगे आ पाएगा। इसलिए आप देख पा रहोगे कि बहुत सारे डेवलपर ऐसे होते हैं, वो ऐप तो बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन जॉब नहीं मिल रही, क्योंकि इंटरनली चीजें कैसे काम कर रही हैं वो उनको पता नहीं है। तो हमेशा एक क्यूरियस इंजीनियर बनो कि हर चीजें बैकएंड में कैसे इस्तेमाल हो रही है, और जो चीजें मैंने आज आपको बताई फ्रंट एंड बैकएंड और डेटाबेस में, ये सवाल खुद से करो, शायद इनकी जरूरत ना पड़े, सिर्फ आप वहां पर क्वेरीज लगे रहो, अंदर बाहर करो डेटा को, सिर्फ उतना इंजीनियर मत बनो, उससे एक स्टेप आगे लेके जाओ, खुद को पुश करो। आई होप आज की वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। 15 अगस्त को नेक्सस आ रहा है सुबह 11 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।